आप चाहते हैं कि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं और आपको उसके बारे में पता चल जाए, तो इस चैनल के बेल आइकन पर क्लिक करिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। द विचर सीजन 2 एपिसोड नंबर 3। एपिसोड का नाम है व्हाट इज़ लॉस्ट। कहानी की शुरुआत होती है सीरी से, जो अपनी तलवारबाजी की प्रैक्टिस कर रही है और ऐसा लग रहा है कि उसकी टेक्निक में कुछ गड़बड़ है जिसे वो जल्द से जल्द फिक्स करना चाहती है, इसीलिए बहुत मेहनत कर रही है। वहीं साथ में गेरल्ट भी बैठा हुआ है और वो अपने कवच को यानी कि आर्मर को फिक्स कर रहा है। हमने देखा था कि पिछले एपिसोड में ही उसकी लड़ाई हुई थी एस्किल से, जो कि एक लेशन यानी लेशी का रूप ले चुका था, जो एक तरह का मॉन्स्टर होता है, और उसे इन्फेक्ट कर दिया था। एस्किल गेरल्ट का एक तरह से भाई था। इन दोनों ने साथ में ही ट्रेनिंग ली थी कारामोरन में। एस्किल के मरने की वजह से गेरल्ट थोड़ा उदास भी लग रहा है। वो सीरी को कहता है कि अब तुम्हें अंदर जाना चाहिए और थोड़ा आराम कर लो, मगर सीरी का मानना है कि आराम हराम है और वो बिल्कुल मेहनत करते हुए अपनी सारी टेक्निक्स को और तलवारबाजी की हर चीज़ को ठीक करना चाहती है। गेरल्ट कहता है कि भाई डोंट बी सो हार्ड ऑन योर सेल्फ, थोड़ा सा खुद को रेस्ट भी देना चाहिए। तभी सीरी को एक विजन आता है, लेकिन वो ब्लैक नाइट को इस विजन में नहीं देख रही है, बल्कि उसे कुछ और दिखा है। गेरल्ट और सीरी जब अंदर जाते हैं तो यहाँ पे लैम्बर्ट जो है वो गेरल्ट से कुछ खफा नज़र आ रहा है। एस्किल की मौत की वजह से लैम्बर्ट गेरल्ट को शायद उसका ज़िम्मेदार बता रहा है, और जो सही नहीं है। अब हम जानते हैं कि जो कुछ भी हुआ उसमें सीरी की कोई गलती नहीं थी, मगर लैम्बर्ट पता नहीं क्यों इस तरह से बिहेव कर रहा है जैसे सीरी की वजह से एस्किल को मारा गया। गेरल्ट कुछ बीते हुए दिनों को याद करता है जब कारामोरन में वो एस्किल का दोस्त था। उस वक्त एस्किल थोड़ी सी ही ट्रेनिंग के बाद परेशान हो गया था और इस जगह को छोड़कर जाना चाहता था। तब गेरल्ट ने उसकी हौसला अफजाई की थी और उसे कहा था कि जब तक हम इस दुनिया से सारे मॉन्स्टर्स को ख़त्म ना कर लें तब तक हमारा मिशन पूरा नहीं होगा। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है, विचर्स मानते हैं कि मॉन्स्टर्स का खात्मा करना उनकी जिम्मेदारी है। चलते हैं वेसेमिर के पास, जो एस्किल की डेड बॉडी पर ऑटोप्सी कर रहा है और साइंटिफिक तरीके से ये जानना चाहता है कि उसे किस तरह से इन्फेक्ट किया गया और ये जो म्यूटेटेड लेशी था ये कहाँ से आया। गेरल्ट को लगता है कि अगर किसी तरह का जवाब मिलना होगा तो उन्हें मिल ही जाएगा। ये लोग अपने एक्सपेरिमेंट्स शायद एस्किल के ब्लड सैंपल्स पे करेंगे। फिलहाल गेरल्ट चाहता है कि एस्किल की बॉडी को दफना दिया जाए, या फिर जो भी इनका तरीका होता है डेड बॉडीज़ को एक्सह्यूम करने का, उस तरीके को ये अब परफॉर्म करेंगे। चलते हैं अर्तुजा, जहां ब्रदरहुड ऑफ सॉर्सरर्स की मीटिंग चल रही है। यहाँ इस्ट्रेट से सवाल जवाब किया जा रहा है। हम जानते हैं कि पिछले सीजन में उसने निल्फ गार्डियंस के साथ काफ़ी वक्त बिताया है। असल में वो इतने वक्त से निल्फगार्ड में ही था और वहाँ पर एक रिसर्च साइट पर काम कर रहा था। स्ट्रेट कहता है कि मुझे तो इस बात का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि निल्फगार्ड किसी तरह की बड़ी जंग चाहती है, और अगर मेरे पास ऐसी कोई नॉलेज होती तो मैं आपको ज़रूर बताता। इसी बात का इस्तेमाल करना चाहता है आर्थोरियस और स्ट्रेगोबोर। इन लोगों ने पिछले बार टेसाया की बहुत सारी बातों को इग्नोर किया था, और टेसाया कहती है कि देखिए, मैंने आपको कहा था, विल्गेफोर्ट ने भी आपको कहा था कि निल्फगार्ड जो है वो आगे बढ़ रहा है और उसका एम्परर जो है उसका दिमाग खिसक चुका है। वो शायद पूरी नॉर्दर्न किंगडम पर अपना कब्जा चाहता है। सिंत्रा पर तो जब उन्होंने अटैक किया था हमने आपको कहा ही था कि उनकी ख्वाहिशें बढ़ रही हैं। ये जो अटैक सिंत्रा पर हुआ है ये गलत हुआ है, लेकिन तब टेसाया की बात किसी ने भी नहीं मानी थी। और फिलहाल आर्थोरियस और स्ट्रेगोबोर चाहते हैं कि क्योंकि एस्ट्रेड ने उन्हें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी, तो इसलिए इनके भी गुनाह से एब्जॉल्व कर दिया जाए कि इन्होंने तब टेसाया की बात नहीं मानी। अर्तुजा में एक मेमोरियल होने वाला है। बैटल ऑफ सॉर्डन हिल में कई सारे सोल्जर्स मारे गए थे, और हम जानते हैं कि अर्तुजा से भी बहुत सारे मेजर्स उधर गए थे और निल्फगार्डियन आर्मी का उन्होंने सामना किया था। तो जो भी लोग उस दौरान मारे गए उनको एक तरह से याद किया जाएगा, और उनकी याद में एक तरह का सेलिब्रेशन रखा गया है, आप ये समझ सकते हैं, जिसमें नॉर्थ के बहुत सारे किंग्स आएंगे। अब वो आएंगे तो बहुत सारे सवाल भी करेंगे। वो पूछेंगे कि एल्व्स अब निल्फगार्ड के साथ शामिल क्यों हो गए हैं। हमने देखा था कि पिछले एपिसोड में फ्रेंजला और फ्रांचेस्का ने एक डील की थी और दोनों अब मिलकर ही काम करने वाले थे। इन्हें लग रहा है कि निल्फगार्ड का रूलर अब एल्व्स के साथ मिलकर एक बड़े अटैक की प्लानिंग कर रहा है। ये भी बात होती है कि काहिर यानी ब्लैक नाइट इनके किसी काम का नहीं है, क्योंकि उसके दिमाग में किसी तरह का मैजिकल बैरियर है, जिस वजह से वो उसके दिमाग से राज नहीं निकाल पा रहे हैं। हमने देखा था कि टेसाया ने उसे काफ़ी टॉर्चर किया था, मगर फिर भी वो टस से मस नहीं हुआ और उसने कोई भी राज बाहर नहीं आने दिया।
तभी यहाँ पर आ जाती है येनिफर, जिसे सब देखकर खुश हो गए हैं क्योंकि इन्हें पता चल गया है कि येनिफर जिंदा है। हमें तो पहले से ही पता था। टेसाया और येनिफर की जब अकेले में बातचीत होती है तो वो बताती है कि मैं बहुत वक्त तक इस बात का इंतज़ार कर रही थी कि तुम वापस आ जाओ ताकि तुम्हारा नाम मरे हुए लोगों में शामिल ना हो। आर्थोरियस जो है वो काउंसिल सीट पर अपनी जगह को बरकरार रखना चाहता है। वहीं स्ट्रेगोर भी काफ़ी डेस्परेट हो रहा है, जिस वजह से ख़तरनाक भी बनता जा रहा है। येनिफर ने बैटल में जो कुछ किया उसका इनाम उसे इस रूप में मिलने वाला है कि टेसाया कहती है, चुप रहना, किसी को बताना मत कि तुमने अपनी ताकत का इस्तेमाल किया था और जिस वजह से हम बैटल में जीत गए। इसका श्रेय मैं लूँगी और विल्गेफोर्ड लेगा। टेसाया और विल्गेफोर्ड का प्लान बड़ा है, वो काउंसिल सीट्स पाना चाहते हैं और इसीलिए येनिफर को चुप रहने की बात की जा रही है। चलते हैं सिंत्रा, जिसे अब जिंत्रा कहा जाता है। यहाँ पर फ्रांचेस्का का राज चल रहा है। बेसिकली एल्व्स इस जगह को अपने कब्जे में पूरी तरह से ले चुके हैं। फ्रेंजिला भी एक तरह से यहाँ पर एडवाइज़र का काम कर रही है और फ्रांचेस्का के साथ उसका अलायंस सही से चल रहा है। हालांकि फिलिवेंड्रल थोड़ा सा स्केप्टिकल है और उसे लगता है कि जिंत्रा में बहुत सारे एल्व्स आ रहे हैं अलग अलग जगह से, जिस वजह से थोड़ी टेंशन बढ़ गई है आसपास के इलाकों में। उसे लग रहा है कि निल्फगार्ड के साथ पार्टनरशिप करके हमें कोई बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। वैसे फ्रांचेस्का कोई भी कीमत पे करने के लिए तैयार है, उसे बस जीत चाहिए और वो चाहती है एल्व्स खुद को सुरक्षित महसूस करें और यही हो रहा है। हम देखेंगे कि अलग अलग एरिया से जिंत्रा में वाकई एल्व्स आ रहे हैं और इस जगह को एक तरह से अपनी जीत की तरह देख रहे हैं। वापस चलते हैं कारा मोरन, जहाँ पर लैम्बर्ट और कोएन सीरी को बुली करने की कोशिश कर रहे हैं और उसे एक ट्रेनिंग कोर्स की तरफ पुश करते हैं, उसको भड़काते हैं ये कहते हुए कि तुम तो भाई प्रिंसेस हो और तुम्हें तो आराम से किसी महल में होना चाहिए था, यहाँ क्या कर रही हो। सीरी गुस्से में आ जाती है और इस विचर ट्रेनिंग कोर्स को पूरी तरह से फतह करने की कोशिश करती है। हालांकि पहले ही बार में वो नीचे गिरती है और बर्फ़ उसके चेहरे से लगती है। गेरल्ट और वेसेमिर एस्किल की बॉडी को लेकर एक गुफा में आए हैं और यहाँ पर एक तरह से उसका फ्यूनरल हो रहा है। वो इस बात को लेकर बात भी करते हैं कि एस्किल की मौत कैसे हुई, ये अभी तक हमें समझ में नहीं आया और इस तरह की चीज़ें हमारे आसपास हो रही हैं जो हमारी समझ से बिल्कुल परे हैं, जो होना नहीं चाहिए। गेरिल कहता है कि दुनिया हमारे आसपास बदल रही है और वाकई हमें काफ़ी चौकन्ना रहने की ज़रूरत है। उसके बाद ये लोग यहाँ से चले जाते हैं और हम कुछ वुल्फ्स को एस्केल की बॉडी के पास आते हुए देखते हैं। वो उसे खाने वाले हैं और इस तरह की कोई बात किताबों या गेम्स में तो नहीं कही गई थी। ये एंगल शो ने शायद अपनी तरफ से खुद ऐड किया है। इंटरेस्टिंग भी है क्योंकि कारा मोरन का साइन भी वुल्फ है। अर्तुजा चलते हैं, जहां येनिफर अपने जादू का इस्तेमाल करने की कोशिश करती है और यहां मौजूद पानी को गर्म करना चाहती है मगर नाकाम साबित होती है, यानी अभी तक उसका जादू काम नहीं कर रहा है। वहां पर ट्रिस और सबरीना आती हैं। इन दोनों को ही हमने पिछले सीज़न में देखा था। इनफैक्ट सबरीना पर तो एक तरह का जादू कर दिया गया था और वो कुछ देर के लिए स्पाई बन गई थी। दोनों के बीच थोड़ी सी टेंशन नज़र आती है मगर समझ में आ जाता है कि बस ये एक डायरेक्शन का तरीका था हमें दिखाने के लिए कि शायद सबरीना जो है वो विलन होगी, मगर ऐसा नहीं है। ये लड़कियां सब हंस रही हैं और खुश हैं। स्विमिंग के लिए ये इसी पूल में जाती हैं और अपने जादू का इस्तेमाल करके इसके पानी को गर्म कर देती हैं। ट्रिस को भी इनवाइट किया जाता है मगर वो कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रही। उसकी बॉडी पर बहुत सारे बर्न वुंड्स हैं और इन निशानों को लेकर अभी तक वो सहज नहीं हुई है, इसीलिए वो दूर से ही बाकियों को देखती है। वहीं पास में एक क्लास में स्ट्रेगोर एक कहानी सुना रहा है। इस कहानी की जो लीड हीरोइन या वैम्प कुछ भी कह लें, फाल्का थी। ये एक लड़की थी जिसकी माँ एल्फ थी और इसकी माँ को इसके पिता ने छोड़ दिया था। बेसिकली माँ बेटी दोनों को छोड़ दिया था और ख़ुद दूसरी शादी कर ली थी। बाद में जब ये लड़की बड़ी हुई तो उसने अपने जादू का इस्तेमाल किया और इसके पास पावर थी। इसने कहा डेथ टू ऑल किंग्स, ऐसा स्ट्रेगोर का मानना है, और इसने एक तरह से इंसानों के ख़िलाफ़ जंग छेड़ दी। तो इस बात से हालांकि एस्ट्रिड इनकार करता है और कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि वो अपनी गद्दी पर अपना जायज़ हक मांग रही थी, यानी कि वो अपने पिता की गद्दी पर अपना हक चाह रही थी और उसने कुछ भी ऐसा नहीं किया। ये सब सिर्फ किस्से कहानियाँ हैं और फाल्का को विलेनाइज करने की कोशिश की जाती है। अब फाल्का क्योंकि हाफ एल्फ थी इसलिए लोग उसके बारे में बुरा ही सोचना चाहते हैं। हालांकि स्ट्रेगोर का कहना है कि मैंने फाल्का के जुनून को बहुत करीब से देखा है, फिर
हमें नज़र आता है कि स्ट्रेगोर के पास हाथ तो है ही नहीं, ये एक तरह का जादू है जिसकी वजह से हमें लगता है कि उसके पास हथेलियाँ हैं। उस पर फाल्का का ही कहर बरसा था, जिस वजह से ही अब उसके हाथ नहीं हैं। और स्ट्रेगोर की नफ़रत के पीछे भी शायद यही वजह है कि वो एल्व्स को ख़त्म करना चाहता है। बात पहुंचती है येनिफर पर। स्ट्रेगोर कहता है कि येनिफर भी हम लोगों का खात्मा कर सकती है क्योंकि हिस्ट्री खुद को रिपीट करती है। हालांकि एस्ट्रेड का मानना है कि येनिफर ऐसा कभी नहीं करेगी। वहीं ट्रिस और येनिफर की अकेले में बातचीत होती है। ट्रिस बताती है कि जंग के दौरान वो ज़मीन पर पड़ी हुई चीख रही थी और येनिफर उसके पास से गुजरी थी उस वक्त। येनिफर माफ़ी मांगती है इस बात के लिए शायद कि मैंने तुम्हें देखा नहीं, मगर ट्रिस का कहना है कि मैंने तब सोचा था कि अगर हम में से कोई एक इंसान ज़िंदा बच सकता है तो वो येनिफर ही होनी चाहिए। उसे शायद येनिफर पे भरोसा था कि वो अपनी ताकतों का इस्तेमाल करते हुए जंग जीत जाएगी, और ऐसा ही हुआ। येनिफर उसे कहती है कि जो भी तकलीफ़ तुम्हें है, जो भी निशान तुम्हारी बॉडी पर पड़े हैं, उन्हें किसी न किसी तरह से तो ठीक किया ही जा सकता होगा, हमें कोई तरीका निकालना चाहिए। हालांकि ट्रिस का मानना है कि जो जा चुका है वो जा चुका है, वापस नहीं आ सकता। वो बस इस बात से ही खुश है कि उसका नाम मरे हुए लोगों के बीच नहीं गढ़ा गया। वहीं कारामोरन में अलग ही कहानी चल रही है। सीरी बिल्कुल अपने विचर कोर्स को पूरा करने में लगी हुई है। वैसे बता देती हूँ कि ये जो पूरा का पूरा ऑब्स्टिकल वाली चीज़ है, ये गेम्स में भी है, हालांकि थोड़ा सा इसे अलग है। वो अपना पहला स्टेप तो पार कर लेती है कई सारी कोशिशों के बाद, मगर जैसे ही दूसरे स्टेप पर आती है दोबारा से नीचे गिरती है बर्फ़ में, और इस बार उसके हाथ से खून भी निकल रहा है। लैम्बर्ट अभी भी इम्प्रेस नहीं हुआ है। वो सीरी को कहता है कि तुम जाकर किसी महल में रहो, यहाँ तुम्हारी जगह नहीं है। अगर आप आंद्रे सपोव्स्की की लिखी द विचर सीरीज की किताबें खरीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जा सकते हैं। इनफैक्ट अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग के दौरान उस लिंक का इस्तेमाल करेंगे तो उससे वॉचरोस को सपोर्ट मिलेगा। चलते हैं जिंत्रा उर्फ सिंत्रा। यहाँ पर जनरल हेक फ्रेंजला से बातचीत कर रहे हैं। कह रहे हैं कि यहाँ पर 4000 एल्व्स ऑलरेडी रह रहे हैं और आसपास के इलाके से भी यहाँ एल्व्स आ रहे हैं। हम कहाँ से इतने लोगों को खिलाने के लिए खाना लेकर आएंगे। इस पर फ्रेंजला का जो विश्वास है वो अटूट है और उसका मानना है कि वाइट फ्लेम कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। फ्रेंजला और फ्रांसिस्का की मीटिंग होती है जिसमें फ्रांसिस्का जानना चाहती है कि एल्व्स अगर निल्फगार्ड के साथ सीरियसली ऑफिशियली शामिल होते हैं तो इसकी हमें क्या कीमत चुकानी पड़ेगी, क्योंकि हम यहाँ पर कंफर्टेबल तो हैं लेकिन हम अपना घर ढूंढ रहे हैं, एक ऐसी जगह जहां हम सुरक्षित महसूस कर सकें। हम जानते हैं कि इंसान और स्पेशली नॉर्थ के जो किंगडम्स हैं वो एल्व्स का खात्मा कर रहे थे और एल्व्स खुद को छुपाते हुए गुफाओं में रह रहे थे। फ्रेंचिस्का समझ रही है कि निल्फगार्ड को एक नई आर्मी की ज़रूरत है। फ्रेंजला का कहना है कि हम दुनिया को फतेह नहीं करना चाहते, बल्कि हम बस इतना चाहते हैं कि आम इंसान आराम से रह सके और हर किसी के पास रहने की जगह हो और हम भी सुकून से जी सकें। हालांकि एल्व्स जो हैं वो इस कॉन्टिनेंट को, इस दुनिया को बेहतर तरीके से समझते हैं, इसीलिए अगर वो हमारे साथ शामिल होंगे, यानी कि निल्फगार्ड के साथ शामिल होंगे, तो इसमें हमारी भी भलाई है। पता चलता है कि फ्रेंचिस्का प्रेग्नेंट है। वो एल्व्स की रानी है और अगर वो प्रेग्नेंट है तो उसका मतलब ये हुआ कि अब उसके पास उसकी गद्दी का एक हकदार भी इस दुनिया में आ जाएगा। हम ये भी जानते हैं कि फ्रेंचिस्का प्रेग्नेंट होना चाहती थी और उसने गुफा में एथलीन से वही मांगा था। तब क्लियर तो नहीं किया गया था, मगर इतना समझ में आ रहा है कि येनिफर ने हट में मौजूद जो भी चुड़ैल कह लो या ईश्वर कह लो, उसको अलग अलग नज़र से येनिफर और फ्रेंजला, फ्रेंचिस्का तीनों देख रहे थे, तो उसके साथ कोई डील नहीं की थी। हालांकि फ्रेंचिस्का और फ्रेंजला ने हट में मौजूद जो भी देवी थी उनकी बात मान ली थी। येनिफर और विल्गेफोर्ड अकेले में बातचीत करते हैं। विल्गेफोर्ड कहता है कि मैं अप्रिशिएट करता हूँ तुमने जंग में जो किया, मगर पॉलिटिक्स में चीज़ें काफ़ी कैलकुलेटिव तरीके से होती हैं और मुझे इस बात की खुशी है और मैं एहसानमंद हूँ कि तुमने जंग में जो कुछ किया उसका श्रेय लेने की कोशिश नहीं की। उसके बाद येनिफर की काहिर से मुलाकात होती है जो एक जेल के अंदर बंद है। येनिफर उसे कहती है कि तुम इसी तरह से ज़िंदा रहोगे क्योंकि हम किसी को भी बिना वजह के नहीं मारते। काहिर का कहना है कि फ्रेंजला तुमसे नफरत करती थी क्योंकि वो तुमसे जलती थी। येनिफर को लगता है कि शायद ये अभी की बात है, मगर काहिर का मानना है कि जब येनिफर और वो स्कूल में थी, यानी कि जब पढ़ रही थी, तब से ही फ्रेंजला येनिफर से नफरत करती है क्योंकि वो उससे बेहतर है। यानी फ्रेंजला के मन में येनिफर को लेकर काफ़ी इनसिक्योरिटी है।
फिर वो स्ट्रेगोबोर से मिलती है। मुझे ऐसा लगता है थोड़ी देर के लिए उस वक्त की स्ट्रेगोबोर और येनिफर के बीच ये दिमाग के अंदर लड़ाई चल रही है। येनिफर सच में इस तरह से बंधी हुई नहीं है सेल के अंदर, मगर बाद में फिर क्लियर हो जाता है कि नहीं, दिमाग के अंदर ये नहीं हो रहा है, सच में हो रहा है। स्ट्रेगोबोर ने उसे एक चेयर से बांधा हुआ है। इसी जगह पर इसी तरह से चेयर से बंधा हुआ हम पहले काहिर को देख चुके हैं, बट अब यहाँ पर येनिफर है और स्ट्रेगोबोर उसे टॉर्चर कर रहा है। उसके दिमाग में जाकर जानना चाहता है कि येनिफर कहीं स्पाई तो नहीं है, जासूस तो नहीं है। स्ट्रेगोबोर को वैसे भी येनिफर से थोड़ी चिढ़ है क्योंकि वो क्वार्टर एल्फ है, यानी कि उसकी रगों में थोड़ा थोड़ा सा ही सही एल्डर ब्लड दौड़ता है और स्ट्रेगोबोर को इसी बात से नफरत है। उसे लगता है कि येनिफर इतने वक्त से ज़िंदा कैसे थी जब फ्रिंजुला ने उसे किडनैप कर ही लिया था और वो वहाँ पर एज अ प्रिजनर ऑफ वॉर थी उनके पास, यानी निल्फगार्डियंस के पास, तो वापस कैसे आ गई। उसके पास बहुत सारे सवाल हैं, मगर टिसाया आती है और स्ट्रेगोबोर से मुकाबला करती है। वो येनिफर को छुड़ा लेती है और साथ ही कहती है कि स्ट्रेगोबोर को इन सवालों का जवाब देना पड़ेगा। बेसिकली अब वो स्ट्रेगोबोर के बारे में ब्रदरहुड ऑफ सॉर्सरर्स के सामने फिर से जिक्र करेगी और ये चाहेगी कि उसकी काउंसिल की सीट उससे छीन ली जाए और टिसाया को दे दी जाए। चलते हैं कारा मोरन, जहाँ पर कोएन गेरल्ट और वेसेमिर को लेने पहुंचा हुआ है। वो चाहता है कि वो सीरी को ट्रेनिंग करते हुए देखें। थोड़ी देर पहले यही कोएन और लैम्बर्ट सीरी का मजाक उड़ा रहे थे और अब उससे काफ़ी इम्प्रेस नज़र आ रहे हैं क्योंकि वो हिम्मत ही नहीं हार रही है और सारे स्टेप्स को एक एक करके पूरा कर ही लिया है उसने। बस आखिरी स्टेप तक आते आते वो चूक जाती है और दोबारा से नीचे गिरती है। गेरल्ट आगे बढ़ता है और उसकी ज़्यादा तारीफ नहीं करता, बस कहता है सो क्लोज, थोड़ा सा ही बचा था, कर ही लेती तुम। टिसाया स्ट्रेगोबोर को लेकर आ चुकी है फिर से काउंसिल के सामने और उसे अक्यूज़ कर रही है कि इसने गद्दारी की है क्योंकि ये येनिफर को टॉर्चर कर रहा था। भाई अपने ही लोगों को टॉर्चर क्यों कर रहे हो जब नॉर्मली बातचीत की जा सकती है तो। हालांकि स्ट्रेगोबोर साफ साफ कह देता है कि मुझे येनिफर पर भरोसा नहीं है। इसने इतना सारा जादू जो वहाँ पर किया और उसके अलावा कई सारे तरह के जादू को इसने फेस किया, फायर मैजिक को उसने फेस किया और बच भी गई। इसके बाद निल्फगार्डियन आर्मी ने इसको पकड़ भी लिया था और फिर ये भी हमें समझ में आता है कि एल्व्स ने भी इसको पकड़ लिया था। तो कुछ ना कुछ तो इसकी कहानी में गड़बड़ है और ये ज़रूर कुछ छुपा रही है। टिसाया का कहना है कि येनिफर अपनी वफादारी ऑलरेडी साबित कर चुकी है और आगे भी करती रहेगी। अब वो काहिर को मारेगी, ये साबित करने के लिए कि वो खुद एक स्पाई नहीं है। इस बारे में जब वो येनिफर से बात करती है तो येनिफर कहती है कि ठीक है, तुम मुझे जासूस कह रही हो, ये तो समझ में आ रहा है, बट मैं कातिल नहीं बनना चाहती और बिना किसी वजह के उसे नहीं मारूंगी। वो कहती है कि अगर मैंने ऐसा किया भी तो भी तब स्ट्रेगोबोर इस बात का भी इस्तेमाल करेगा और मुझे शायद कातिल कातिल कह के बदनाम करेगा पूरे राज्य में। अब जाहिर सी बात है, अगर आपके अगेंस्ट कोई सोचना ही चाहता है और आपके अगेंस्ट बोलना ही चाहता है तो आप जो भी करेंगे वो उसका उल्टा ही जवाब देगा और येनिफर को भी यही लग रहा है कि जो उसके मन में है वो वही करना चाहेगी। ऐसे में टिसाया येनिफर को कहती है कि ठीक है, तो फिर तुम्हें सच बता देना चाहिए कि तुमने ही वो फायर मैजिक किया था और उसके बाद तुम्हारी जो शक्तियां हैं वो जा चुकी हैं, इसीलिए तुम किसी के लिए भी खतरा हो ही नहीं। येनिफर इस बात पर इमोशनल हो जाती है। वो कहती है कि 1 महीने तक मैं इधर उधर भटकी और हर तरह के हर्ब, पोशन और जादू का मैंने इस्तेमाल किया ताकि मेरा जादू वापस आ जाए, मगर ये हो नहीं पाया। वो कंफर्टेबल नहीं है शायद ये बात बताने के लिए कि अब मैं जादू नहीं जानती। वो टिसाया से मदद मांगती है, मगर टिसाया का कहना है व्हाट इज़ लॉस्ट इज़ लॉस्ट। वही बात जो ट्रिस ने कही थी कि जो जा चुका है वो वापस नहीं आ सकता। वैसे येनिफर अभी भी हार मानने के लिए राजी नहीं है। जादू ही तो उसका सब कुछ है, उसे कैसे छोड़ देगी। कारा मोरन में सीरी काफ़ी चिढ़ी हुई है। उसे लग रहा है कि मैं अपना कोर्स कंप्लीट नहीं कर सकी और ये अच्छी बात नहीं है। हालांकि गेरल्ट का उसको कहना है कि हाँ, तुम जो चाहे वो कर सकती हो, मगर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम सब कुछ ही करने लग जाओ। वही करना चाहिए जो आपके लिए बेहतर हो। बेसिकली वो एक टिपिकल फादर की तरह बात कर रहा है। वो कहता है कि विचर्स का सर अगर फट जाए तो कुछ जड़ी बूटी और आराम के बाद वो ठीक हो जाते हैं, मगर सीरी के साथ ऐसा नहीं है। अगर उसका सर फटा तो वो मर ही जाएगी। सीरी अभी प्रॉपर तरीके से विचर नहीं बनाई गई है, उसे म्यूटेट नहीं किया गया है, किसी तरह के पोशंस नहीं पिलाए गए हैं, तो वो एक आम इंसान ही है, उसको आसानी से मारा जा सकता है। मगर वो सारी ट्रेनिंग पूरी करना चाहती है जो विचर्स करते हैं पोशन लेने के बाद। नॉट बैड सीरी, उस हिसाब से तो उसने काफ़ी अच्छा ही परफॉर्म किया उस टेस्ट में। सीरी गेरल्ट को कहती है कि आपने ही मुझे कहा था कि हमें अपने डरों से मुकाबला करना चाहिए।
इस पर गेरल्ट कहता है, हाँ ये बात सही है, मगर तुम्हें पहले ट्रेनिंग की ज़रूरत होगी। सीरी कहती है कि मैं एक महान फाइटर बनना चाहती हूँ। गेरल्ट का कहना है, हाँ मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता था जो महान फाइटर्स बनना चाहते थे, वो सारे अब मर चुके हैं। वो बेसिकली उसे सब्र की अहमियत समझा रहा है, और ये नहीं कि बस जोश में जाके आपने लड़ाइयाँ शुरू कर दी। अपनी अहमियत समझो और इतनी आसानी से किसी से मत लड़ो। सीरी गुस्से में यहाँ से चली जाती है, बिल्कुल एक टीनेजर की तरह बिहेव करती है। वहीं गेरल्ट भी एक पेरेंट की तरह अपनी नज़रों को बिल्कुल गड़ा के रखता है उसके कमरे में, और देखता है कि उसने दीवार में कुछ छुपा कर रखा हुआ है। येनिफर अर्तुज़ा से भागने की कोशिश कर रही है। वो काहिर का मर्डर नहीं करना चाहती। इसकी वजह जाहिर सी बात है ये नहीं है कि वो स्पाई है, जासूस है, बल्कि ये कि किसी को मारना अच्छी बात नहीं है। एस्ट्रेड उसे कहता है कि मैंने काउंसिल के सामने झूठ कहा था। एक्चुअली मैंने निल्फगार्ड के फॉलोअर्स के साथ बातचीत की है, और वो वाइट फ्लेम को काफ़ी इज्जत की नज़र से देखते हैं। उन्हें लगता है कि वो काफ़ी ज़्यादा सुरक्षित हैं उसकी छत्र छाया में। उसे ये भी पता चला है कि सिंत्रा में अलग अलग जगह से एल्व्स आ रहे हैं, वहाँ रह रहे हैं, और अब उस जगह का नाम जिंत्रा हो चुका है। वो चाहता है कि वो खुद भी सिंत्रा जाए और वहाँ पर एल्व्स की मदद करे। एस्ट्रेड एक हिस्टोरियन है। इस दुनिया पर सबसे पहले एल्व्स ही आए थे, और उसके बाद इंसानों ने आकर उनका खात्मा किया। तो एस्ट्रेड का सॉफ्ट कॉर्नर शायद एल्व्स की तरफ है। वो येनिफर को कहता है कि तुम मेरे साथ वहाँ चल सकती हो। हालांकि येनिफर उसके साथ कहीं नहीं जाना चाहती। इस पर एस्ट्रेड उसे बताता है कि ठीक है, अगर तुम यहाँ से भागना चाहती हो तो वो सही है, मेरे साथ मत जाओ, बट इस बात का ध्यान रखना कि ये जो एरिया है इसके आसपास हर जगह स्ट्रेगाबोर के जासूस हैं। उनमें से कोई भी तुम्हें देख लेगा और बता देगा कि तुम भागने की कोशिश कर रही हो। कारा मोरन में हमें नजर आएगा कि कोएन सीरी से अब बेहतर तरीके से बात कर रहा है, बल्कि ट्रेनिंग में उसकी मदद भी कर रहा है। गेरल्ट आता है और सीरी से अकेले में बात करता है। उससे पूछता है कि तुम्हारे विजन्स में क्या आता है। असल में गेरल्ट ने थोड़ी देर पहले ही देखा था कि सीरी के कमरे में एक चीज़ छुपी हुई थी। एक्चुअली सीरी ने अपना एक क्लोक छुपाया हुआ था, जो सीज़न 1 में वो अपने अच्छे दिनों में पहनती थी, और एक तरह से ये उसके बेहतर दिनों की याद है, उसके परिवार की निशानी है, तो उसने उसे रखा हुआ है गेरल्ट से छुपाकर। मगर इस क्लोक को किसी तरह की जड़ ने अपने दबोच में लिया हुआ है, और अभी कुछ दिन पहले ही यहाँ पर एक लेशन से मुकाबला हुआ था इस विचर का, गेरल्ट का, तो उसे डर लग रहा है कि रूट्स यहाँ कैसे आईं। कहीं सीरी का कोई कनेक्शन तो नहीं है इन रूट्स से। सीरी कहती है कि मुझे ऐसा लगता है जब भी मैं इस पूरी फीलिंग के बारे में सोचती हूँ कि जैसे मुझे खींचा जा रहा हो। गेरल्ट पूछता है, कहाँ खींचा जा रहा हो? सीरी कहती है, जंगलों की तरफ। अब जंगलों में क्या होती हैं? रूट्स, पेड़, झाड़ियाँ, डालियाँ, और ऐसा ही एक मॉन्स्टर है लेशी, जिसने अटैक किया था कारा मोरन में कुछ दिन पहले ही। गेरल्ट और सीरी जंगलों की तरफ बढ़ते हैं। सीरी अपने पुल का इस्तेमाल करती है, मतलब जो उसे महसूस हो रहा है कि उसे किस तरफ खींचा जाना चाहिए उस तरफ ही वो जा रही है। गेरल्ट उसे साथ साथ ही बताता है कि मैं तुम्हारी पेरेंट्स की जो वेडिंग है उसमें आया था, और तुम्हारी माँ की जादुई ताकत काफ़ी ज़्यादा खतरनाक थी। मैंने बहुत करीब से देखा है उस अनकंट्रोल्ड मैजिकल पावर को। वो कहता है कि मुझे लग रहा था कि तुम्हारे पास भी ऐसी कोई ताकत हो सकती है, मगर मैं पूछना ही नहीं चाहता था कि अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ तो तुम डर जाओगी। ऑब्वियसली आप किसी से अगर मिलोगे तो सबसे पहले क्या पूछोगे? जादू आता है क्या? कितना ऑकवर्ड लगेगा। तो उसने इसीलिए सीरी से इस बारे में बात नहीं की थी, बट अब उसे अंदाज़ा हो गया है कि सीरी को भी विजन्स आते हैं, और वो मॉन्स्टर्स की तरफ किसी तरह का पुल महसूस करती है। अब इसी जंगल में आगे बढ़ते बढ़ते हम देखते हैं कि यहाँ पर एक्चुअली एक लेशन मौजूद है। इससे पहले कि गेरल्ट उस पर अटैक करता, इस लेशन के पीछे एक उससे भी खतरनाक क्रीचर आ जाता है और इस लेशन को मार देता है। गेरल्ट सीरी को भागने के लिए कहता है, और सीरी उसकी बात सुनती है और फौरन फटाक से वहाँ से भाग जाती है। अपने आप को बचाने के लिए वो एक जगह छुपती भी है, मगर उसके बाद जब दोबारा वहाँ से निकल के भागने के लिए आगे बढ़ती है तो वो मॉन्स्टर उसे देख लेता है। ऐसा लगता है कि वो मॉन्स्टर सीरी से किसी तरह का कनेक्शन महसूस कर रहा है। ऐसा महसूस नहीं होता कि वो उसे मारने वाला है, बट खैर जो भी है, काफ़ी ख़तरनाक तो दिखने में लग ही रहा था। गेरल्ट वहाँ पर आता है और अपनी तलवार का इस्तेमाल करते हुए इस राक्षस का खात्मा कर देता है। चलते हैं अर्तुज़ा। येनिफर और काहिर साथ साथ चल रहे हैं। काहिर का एग्जीक्यूशन होने वाला है, और येनिफर उसे बता रही है कि तुम्हारी मौत जो है वो बेमतलब नहीं होगी। अगर मैं तुम्हें मारूंगी तो इससे सब लोगों के सामने ये साबित हो जाएगा कि मैं किसी तरह की जासूस नहीं हूँ और निल्फगार्ड के साथ शामिल नहीं हूँ।
यहाँ पर नॉर्दर्न किंगडम्स के कई सारे राजा महाराजा आए हुए हैं। इनमें से एक को हम पहले देख चुके हैं, किंग फोल्टेस्ट। इसके अलावा किंग वेजिमिर भी यहाँ पर मौजूद हैं। इन दोनों को ही येनिफर में कुछ खास इंटरेस्ट है। वैसे किंग फोल्टेस्ट ये भी कहते हैं कि मुझे जादूगरनियों पर यकीन नहीं होता। इतनी आसानी से भूल गए? पिछली बार ट्रिस ने कितनी मदद की थी तुम्हारी। खैर, काहिर को नेड स्टार्क की पोजीशन में लाया जाता है और ऐसा लगता है कि अब बस इसका भी काम ख़त्म होने वाला है। येनिफर के हाथ में एक कुल्हाड़ी है और वो इससे काहिर का सर धड़ से अलग करने वाली है। हालांकि वो ऐसा करती नहीं है और इस बात पे मुझे भी यकीन नहीं हो रहा था कि वो ये कर देगी और गेम ऑफ थ्रोन्स का कोई मोमेंट हमें यहाँ पर मिलेगा। अच्छा ही है वैसे, बट काहिर विलन था और अब उसे आज़ाद कर दिया है हमारी हीरोइन ने, यानी येनिफर ने, और दोनों साथ में भाग रहे हैं घोड़े पर। ये क्या हुआ अचानक से? ख़त्म हो जाता है ये एपिसोड। येनिफर क्या करेगी ये हम कभी भी इमेजिन नहीं कर पाते और वो हमेशा कुछ अटपटा ही करती है। शायद इसीलिए गेरल्ट को उस पर इतना गुस्सा भी आता है और दोनों की बनती नहीं है। हट में मौजूद जादूगरनी येनिफर के ख्वाब को पूरा करना चाहती थी और कह रही थी कि गेरल्ट के साथ तुम अपनी ज़िंदगी आराम से जी पाओगी, प्रेग्नेंट भी हो जाओगी और तुम एक सुखी जीवन जियोगी। मगर शायद येनिफर को पता था कि उस सपने को सच करने का कोई फ़ायदा नहीं है। खैर, ख़त्म हो जाता है ये एपिसोड। आपके दिमाग में कोई सवाल हो तो मुझसे ज़रूर पूछिएगा और नेक्स्ट एपिसोड भी देख लीजिएगा, जल्दी अपलोड करूँगी। बाय। वॉचरोज को सपोर्ट करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को यूज करें। आप जब भी ऑनलाइन शॉपिंग करें, मेरे दिए गए लिंक के जरिए शॉपिंग साइट पर जाएं। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, बस Amazon की वेबसाइट या ऐप को डायरेक्टली ना खोलें, मेरे दिए गए लिंक के जरिए ओपन करें। इस लिंक के थ्रू आप जब भी शॉपिंग करेंगे तो उससे मुझे कमीशन मिलेगा। आपके सपोर्ट से मैं अपने चैनल के लिए फुल टाइम काम कर सकूंगी और दूसरा काम नहीं करना पड़ेगा, जिसका मतलब यह हुआ ज्यादा वीडियोस। एक मिनट, अब भी कहाँ जा रहे हैं? अब इस वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और अपने विचार शेयर करते रहना है। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, ख्याल रखिए, घर पर रहिए, ज्यादा बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली बिल्कुल भी बाहर निकलने की जरूरत नहीं है।